हेलो नमस्कार दोस्तों एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। चलिए फिर शुरू करते हैं 5 जुलाई 2025 के करंट अफेयर। तो करंट अफेयर में सबसे पहले हम लोग जानेंगे जीएसटी के बारे में, क्योंकि 1 जुलाई को दोस्तों हर साल जीएसटी डे मनाया जाता है। क्यों? क्योंकि 1 जुलाई 2017 को जीएसटी मतलब लागू हुआ था भारत में। ठीक है, तो जीएसटी क्या है दोस्तों? ये है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। ठीक है, ये एक तरह से क्या है, मतलब इनडायरेक्ट टैक्स होता है। जैसे कि पहले क्या था, जीएसटी से पहले बहुत सारे टैक्सेस लगते थे, जैसे वैट टैक्स हो गया, और मतलब जैसे कि सर्विस टैक्स हो गया। आप किसी रेस्टोरेंट में जाए है ना, तो उन्हीं सारे टैक्सेस को मतलब एक कर दिया गया। ठीक है, मतलब उनके अलावा सिर्फ एक टैक्स को मतलब पूरे मतलब वन कंट्री वन टैक्स वाला रूल आ गया इसमें। ठीक है, यानी इनडायरेक्ट टैक्स जो गुड्स एंड सर्विसेज के सेल पर लगाया जाता है, जो मतलब गुड्स और सर्विसेज दी जाती है ना, उस पर जो टैक्स लगता है वो वाला ही टैक्स है जीएसटी, इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक है, मतलब हम लोग डायरेक्ट पे नहीं करते हैं। मतलब जैसे अगर हम लोगों ने कोई सामान खरीदा तो उस सामान पे वो टैक्स ऑलरेडी मेंशन रहता है, तो हम लोग ऑलरेडी पे करते हैं उसको। ठीक है, पर डायरेक्टली नहीं, इनडायरेक्टली। ठीक है, और उसके बाद देख लीजिए, इसके लागू होने के बाद अब सब टैक्स को हटा के, वही है जो मतलब पहले बहुत सारे मेजर टैक्स होते थे, उन सबको एक तरह से कंबाइन कर दिया, मतलब कंबाइन के हटा के सिर्फ एक सिंगल टैक्स कर दिया। ठीक है, जीएसटी टैक्स का कहा जाता है उसे। ठीक है, और एक चीज़ ध्यान रखिए, जीएसटी में जो भी पॉलिसीज होती हैं या फिर जो भी टैक्स रेट होता है, कौन डिफाइन करता है? वो करता है जीएसटी काउंसिल। अब जीएसटी काउंसिल क्या है दोस्तों? ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जिसको 279 आर्टिकल नंबर 279 ए के तहत 101वां जो मतलब संविधान संशोधन हुआ था ना, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2016, उसके तहत इसको बनाया गया। ठीक है, इसका एस्टेब्लिशमेंट 2016 में हुआ था दोस्तों। इसमें टोटल 33 मेंबर्स होते हैं। कितने मेंबर्स होते हैं जीएसटी काउंसिल में? टोटल 33 मेंबर्स होते हैं, जिसमें एक चेयरपर्सन होते हैं जो कि ऑलरेडी मतलब फाइनेंस मिनिस्टर ही होते हैं, और बाकी 33 में ही मतलब 33 में ही होते हैं चेयरपर्सन। 33 में जैसे जो लोग होते हैं, 2 मेंबर्स होते हैं वो सेंटर से हो जाते हैं, 28 मेंबर्स हो जाते हैं आपके स्टेट से, और 3 मेंबर्स हैं जो यूनियन टेरिटरीज को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं टाइप्स ऑफ जीएसटी के बारे में दोस्तों। टाइप्स ऑफ जीएसटी 3 तरह से होता है। एक तो सी जीएसटी होता है, सेंट्रल जीएसटी हो गया, मतलब गुड्स एंड सर्विसेज टैक्सेस, ये सेंट्रल गवर्नमेंट कलेक्ट करती है। ठीक है, उसके बाद आता है एस जीएसटी, मतलब स्टेट जीएसटी कलेक्टेड बाय स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, उसके बाद आता है आई जीएसटी दोस्तों, ये इंटीग्रेटेड जीएसटी होता है। ये कौन कलेक्ट? ये कलेक्ट करता है सेंट्रल गवर्नमेंट। कब? जब मतलब एक स्टेट अपनी मतलब गुड्स और सर्विसेज को दूसरे स्टेट में बेचता है। ठीक है, मतलब इंटर स्टेट जब भी ट्रेड होगा तो आई जीएसटी। फिर अगला न्यूज़ क्या है तो दोस्तों? अगला न्यूज़ है बैक्टीरियस आयाताग्रिएनिसिस। ये क्या है दोस्तों? ये मतलब सॉइल बैक्टीरिया है जिसको अभी हाल फिलहाल में खोजा गया है। ठीक है तो उसमें था, पर खोजा अभी गया है। किसके द्वारा खोजा गया है? तो मतलब कुछ रिसर्चर हैं जो कि रायगंज यूनिवर्सिटी से हैं, वेस्ट बंगाल के, उन्होंने खोजा है। ठीक है, इसकी कुछ मतलब स्पेशलिटी है इस मतलब बैक्टीरिया में, मतलब काफ़ी बेनिफिशियल होता है सेल के लिए। ठीक है, मतलब इसमें जो आयाता वर्ड है उसका मतलब है, मतलब ये लिंक करता है ग्रोथ से, और जो जीनीसिस है इसका मतलब वही सॉइल से रिलेटेड है। ठीक है, अब ये क्या करता है दोस्तों? इसमें जो प्रॉपर्टी है उसकी वजह से सीड जर्मिनेशन में मतलब इनहेंस कर देता है उस प्रॉपर्टी को, मतलब सीड की जर्मिनेशन को। ठीक है, और ये इतना मतलब पावरफुल एजेंट है ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए कि इसमें मतलब अगर आप इसका यूज़ कर रहे हैं, मतलब इसमें कुछ भी उगाया जाएगा तो अलग से आपको केमिकल इनपुट डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस ध्यान रखने वाली क्या बात है, बैक्टीरियस आयाताग्रिएनिसिस क्या है? तो ये कि मतलब सॉइल बैक्टीरिया है जो हाल फिलहाल में खोजा गया है। ठीक है, उसके बाद अगला न्यूज़ क्या आया था दोस्तों? अगला न्यूज़ है सेकेंडरी पॉल्यूटेंट स्पेशली अमोनियम सल्फेट कॉन्स्टिट्यूट ए थर्ड ऑफ पीएम 2.5 पॉल्यूशन। इसका मतलब है कि मतलब जो सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स होते हैं, जैसे कि 2 तरह के पॉल्यूटेंट्स होते हैं, एक प्राइमरी होता है, एक सेकेंडरी। प्राइमरी मतलब जो डायरेक्टली हवा में मतलब एमिट होता है, और सेकेंडरी वो होता है जो डायरेक्टली हवा में एमिट होता है पॉल्यूटेंट, उसको मिला के कुछ अलग से एमिट हो, मतलब प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स का यूज़ करके जो पॉल्यूटेंट्स बनते हैं वो सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स हो गए। ठीक है, और ये मतलब इस न्यूज़ में कहा जा रहा है कि जो अमोनियम सल्फेट है वो अकेला 1/3 होता है किसका? PM 2.5 जो पॉल्यूटेंट है उसका। ठीक है, मतलब अमोनियम सल्फेट कंट्रीब्यूट 34% ऑफ PM 2.5 पॉल्यूशन इन इंडिया। ठीक है, अब डायरेक्टली मतलब प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स आपको मैं बताया डायरेक्टली इमिटेड इनटू द एयर, मतलब हवा में डायरेक्टली इमिट होता है। जैसे मान लीजिए कोई फॉसिल फ्यूल आपने जलाया तब होगा, व्हीकल मतलब चलते हैं तब होता है, जैसे डस्ट हो गया, कोल इंडस्ट्री से जब कोयला जलता है तो डायरेक्टली मतलब कार्बन डाइऑक्साइड इमिट होता है ना, तो डायरेक्टली हो रहा है। ठीक है, तो इसलिए इसको प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स कहेंगे। ठीक है, और एक बात ध्यान रखना दोस्तों, जो SO2 होता है, सल्फर डाइऑक्साइड जो होता है, वो 60% इमिशन मतलब जो होता है वो कोल, जो मतलब जो भी मतलब पावर प्लांट हैं जो को मतलब इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करते हैं ना, उसमें जो जहाँ पे भी कोल का यूज़ होता है वो वाली जो इंडस्ट्रीज है वो करीब करीब 60% इमिशन करती हैं किसका? सल्फर डाइऑक्साइड। और यही सल्फर डाइऑक्साइड जो होता है मतलब यूज़ होता है किसमें? अमोनियम सल्फेट बनने में। ठीक है, क्योंकि जब SO2 प्लस NH3 मिलता है तब जाके अमोनियम सल्फेट बनता है। ठीक है, अब देखिए ये प्राइमरी वाला हो गया SO2, क्योंकि डायरेक्टली इमिट होता है वहाँ से, है ना। और सेकेंडरी में क्या होगा? ये नॉट डायरेक्टली इमिटेड, मतलब दे फॉर्म इन द एटमॉस्फेयर व्हेन गैसेस रिएक्ट विद ईच अदर। ठीक, मतलब रिएक्शन से होता है। ठीक है, अमोनियम सल्फेट में वही SO2 जो मतलब कोल से होता है इमिट, और NH3 कंबाइन करते हैं तो आपका बनता है अमोनियम सल्फेट।
ठीक है। अब कुछ ध्यान देने वाली बात नोट रखिएगा, PM 2.5 का मतलब ये होता है वो पार्टिकुलेट मैटर जिनकी मतलब जो साइज है, जो डायमीटर है, मतलब जो डायमीटर है वो लेस देन 2.5 मीटर हो, ठीक है। मतलब माइक्रोन्स बोला जाता है, माइक्रोमीटर बोला जाता है, ठीक है। बहुत मतलब आप जान लीजिए दोस्तों, जो आपके बाल होते हैं वो 50 से 17 माइक्रोन होते हैं डाया में देखेंगे, और फाइन बीच सैंड जो होते हैं वो करीब करीब 90 माइक्रोमीटर है। तो आप एक्सपेक्ट करिए कितना, मतलब सोचिए कितना कितना बारीक होता होगा ये। मतलब इतना बारीक होता है कि अगर आप सांस लेंगे ना तो बहुत अंदर तक आपके लंग्स और ब्लड स्ट्रीम में भी जा सकता है, ठीक है। तो यही बाद में कारण बनता है, हार्ट डिजीज हो गया या अस्थमा हो गया या फिर लंग में जो कोई इन्फेक्शन हो जाता है उसका कारण हो गया। इवन जो प्रीमेच्योर डेथ होती है ना, उसमें भी कभी कभी इसका रोल काफ़ी अहम रह जाता है, मतलब बहुत दिक्कत देता है, ठीक है। अगला न्यूज़ क्या आता है दोस्तों? अगला न्यूज़ है इंडिया डिस्पैच्ड इट्स फर्स्ट एवर कंसाइनमेंट ऑफ रोज सेंटेड लीचीज टू कतर, ठीक है। मतलब पहला कंसाइनमेंट है जो मतलब ये लीचीज का मतलब कतर भेजा गया, ये गया था। हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं कि लीचीज है क्या, इसका मतलब स्टेटस इंडिया में क्या है, ठीक है। सबसे पहले आप जान लीजिए लीचीज किस फैमिली से बिलोंग करते हैं, सैपिंडा से ये फैमिली है जिससे ये बिलोंग करते हैं। ये एक तरह से मतलब इसमें याद करने वाली बात क्या है, जो इसका मतलब छिलका जब उतारेंगे तो इसका जो खाने वाला पार्ट होता है वाइट वाइट नहीं होता, मतलब जेली टाइप का, उसको बोलते हैं एरिल, वही होता है एडिबल फ्लैश, ठीक है। और ये ट्रांसलूसेंट होता है और फ्लेवर्ड होता है, और लीचीज मतलब होता ही एक डिलीशियस जूसी फ्रूट, ठीक है। और कहा जाता है कि ये जो लीची है इसको चाइना से लाया गया था 300 साल पहले, है ना। कल्टीवेशन जो है मोस्टली नॉर्थ इंडिया में ज़्यादा डोमिनेट होता है, इसका मतलब प्रोडक्शन जो है नॉर्थ इंडिया में ज़्यादा किया था। और मोस्टली जैसे फुटहिल्स ऑफ हिमालयस है ना, जैसे त्रिपुरा से लेके जो जम्मू कश्मीर तक हिमालय का जो फुटहिल है, फुटहिल वाले एरिया वहाँ पे ज़्यादा उगाया था। और उसके अलावा अगर प्लेन एरिया में देखेंगे तो यूपी और मध्य प्रदेश में उगाया जाता है, ठीक है। और ओवरऑल अगर ग्लोबली देखेंगे तो इंडिया सेकंड रैंक पर आता है एज ए प्रोड्यूसर चाइना के बाद, ठीक है। इसके बाद अगला न्यूज़ आ जाता है दोस्तों नुवाए रथ। ये क्या है दोस्तों? एक्चुअली क्या है कि ये एक प्लेस है, कहाँ पे? ये कायरो के पास में है, साउथ में पड़ता है, इसके कैपिटल ऑफ इजिप्ट है कायरो, ठीक है। ये प्लेस में एक्चुअली क्या एग्जाम में पूछ लेते हैं कि अभी रिसेंटली न्यूज़ में नुवा रथ प्लेस में था, ये कहाँ पे है, मतलब कहाँ पे लोकेटेड है, तो ऐसे पूछ सकता है। पर इसमें कोई ये न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि मतलब एक आदमी का मतलब वहाँ पे फॉसिल पाया गया है, काफ़ी पुराना है। मतलब कहा जा रहा है कि ये एंशिएंट इजिप्ट जो था ना 4500 से 48 साल पहले, उससे बिलोंग करता है, ठीक है। तो इसी के दांतों की टिप को यूज़ किया गया है डीएनए मतलब एक्सट्रैक्शन के लिए, और कुछ चीज़ें बातें पता चली हैं, ठीक है। तो और क्या पता चला कि मतलब ये जो है ओल्डेस्ट और मोस्ट कंप्लीट जीनोम रिकवर्ड फ्रॉम एंशिएंट इजिप्ट टू डेट, मतलब अभी तक का सबसे मतलब कंप्लीट मतलब जीनोम अगर पाया गया तो इसी आदमी से पाया गया, ठीक है। और मेन बात है कि वहाँ पर गर्मी ज़्यादा पड़ती है तो मतलब डीएनए उतना बचता नहीं है, अगर बचेगा तो जो हार्ड वाला होता है टिश्यू ना उसमें बचता है, जैसे हड्डी हो गया, दांत हो, तो उसमें ज़्यादा चांसेस होता है कि इसमें बच जाए। बस इतना ध्यान रखना नुवा रथ कहाँ पे है दोस्तों, तो ये मतलब इजिप्ट में है, ठीक है। उसके बाद आपका चाहे अगला न्यूज़ है, आर गिग वर्कर्स ए पार्ट ऑफ इंडियाज लेबर डाटा। एक्चुअली कि ये बात इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि इनका मतलब काउंटिंग तो होता है, डाटा में इंक्लूड करते हैं, पर डाटा में मतलब इनको क्लासिफाइड नहीं किया जाता है। कैसे क्लासिफाई किया जाए ये समझ भी नहीं आता, ठीक है। अब गिग वर्कर्स आर टेक्निकली काउंटेड इन इंडियाज मेन लेबर सर्वे, मतलब इंक्लूड तो किया जाता है मेन लेबर सर्वे में, पर जब वो इकोनॉमिक पर्पज से हो, बाकी उनको मतलब क्लासिफाइड नहीं किया गया उतने अच्छे ढंग से। मतलब अब वो सर्वे कौन सा है? पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे, ठीक है। दे आर नॉट क्लियरली आइडेंटिफाइड और क्लासिफाइड, यही मैं आपको बता सकता हूँ। दिस मेक्स इट हार्ड टू क्रिएट फेयर एंड टारगेटेड पॉलिसीज फॉर देम। मतलब यही है कि जब आपको पता नहीं चलेगा कितने हैं, कौन है, क्या है, तो मतलब पॉलिसीज बनाने में भी बड़ी दिक्कत है, और जो पॉलिसी है उसको इम्प्लीमेंट करने में भी बड़ी दिक्कत होती है ना। इंडिया इज रिकॉग्नाइजिंग गिग वर्कर्स इन पॉलिसी बट नॉट इन डाटा क्रिएटिंग ए गैप, ठीक है, बट नॉट इन डाटा। ये मतलब है कि मतलब गिग वर्कर्स को मतलब पॉलिसी में तो डाल रही है इंडिया, पर डाटा में नहीं डाल रही। मतलब इनको मतलब एक्चुअल क्या डाटा है, ये कहाँ पे हैं, कितने हैं, ये चीज़ें नहीं पता, ठीक है। जिसकी वजह से गैप क्रिएट हो जाता है उनके रिकॉग्निशन और रिप्रेजेंटेशन में, ठीक है। उसके बाद एक चीज़ ध्यान रखना, ये गिग वर्कर से रिलेटेड है दोस्तों। पहले क्या इनको डिफाइन नहीं किया गया था कौन होते हैं, क्या होते हैं। तो कोड ऑफ सोशल सिक्योरिटी 2020 में आया दोस्तों, जिसने डिफाइन किया कि गिग वर्कर्स और प्लेटफॉर्म वर्कर्स कौन होते हैं। तो गिग वर्कर्स वो लोग होते हैं जो कि नॉन ट्रेडिशनल और शॉर्ट टर्म वर्क अरेंजमेंट में लगे रहते हैं, जिससे कमाई वो लोग करते हैं, है ना। जो मतलब जिसका मतलब जो ट्रेडिशनली लोग कमाते हैं ना उससे अलग छोड़ के, ठीक है, मतलब टेम्परेरी टाइप का वर्क होता है। और प्लेटफॉर्म वर्कर होते हैं जो मतलब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे काम करते हैं, ठीक है। जैसे कि मतलब स्विगी वाले हो गए, जोमेटो उबर वाले हो गए, सर्विसेज देते हैं या प्रॉब्लम सॉल्व करने देते हैं, ठीक है दोस्तों। मतलब गिग वर्कर्स मतलब आप इन दोनों को आप मान लीजिए ना फॉर्मल वर्कर एम्प्लॉयज़ हैं और ना ही इनफॉर्मल एम्प्लॉयज़ हैं। मतलब ये दोनों मतलब एक तरह से आप बोल सकते हैं गिग वर्कर जो है इन दोनों के कॉम्बिनेशन में मतलब बीच में कहीं लाई करता है, ठीक है। अगला न्यूज़ क्या है तो दोस्तों, रिसर्च डेवलपमेंट एंड इनोवेशन स्कीम, ये अभी हाल फिलहाल में एक स्कीम है, ठीक है। 1 लाख करोड़ रुपए अलॉट किया गया है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है।
अब इससे होगा क्या, इससे क्या है, फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया जाएगा किसको, प्राइवेट सेक्टर जो कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट में लगे होंगे, ठीक है। गवर्नमेंट विल प्रोवाइड लॉन्ग टर्म लोन्स, और जो डाल लो दोस्तों, ये जो लॉन्ग टर्म लोन्स होंगे ये इंटरेस्ट रेट इसका सब मतलब कम से कम रखा जाएगा या जीरो रखा जाएगा, ठीक है। फॉर दिस इज स्पेशल पर्पज फाउंड, मतलब इसी स्कीम के लिए लागू करने के लिए एक स्पेशल पर्पज फाउंड मतलब क्रिएट किया गया है, जिसके पास ये अमाउंट होगा, कौन सा, 1 लाख करोड़ रुपए, और यही जो है डिसाइड करेगा किस किस प्रोजेक्ट में कितना कितना खर्च करना है, ठीक है। और ये किसके अंडर में बनाया गया है, तो ये बनाया गया है दोस्तों अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन के अंडर में बनाया गया, किसे, स्पेशल पर्पज फंड को, ठीक है। अब थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन क्या है दोस्तों। इसको 2024 में मतलब स्टैब्लिश किया गया था, किस मतलब कि एक तरह से एक ये स्टेटरी बॉडी है, तो मतलब अगर स्टेटरी बॉडी है तो किसी एक्ट के थ्रू लाया होगा, तो वो एक्ट है ANRF एक्ट 2023, मतलब अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन एक्ट 2023। ये किस लिए काम करेगा, ये जो मतलब इंडिया में रिसर्च एंड डेवलपमेंट है ना, उसको प्रमोट करने के लिए काम करेगा, ठीक है। उसके बाद अगला न्यूज़ क्या आया था दोस्तों, अगला न्यूज़ है आपका तेगवीर सिंह, ये पंजाब से हैं। ये अभी क्या है कि मतलब यूरोप की जो मतलब रशिया में एक मतलब रशिया और यूरोप ही मान लो, दोनों में ही आ जाता है एक तरह से, ठीक है। माउंट एल्ब्रस मतलब जो कि रशिया में मिलता है, एक मतलब डोरमेंट वोल्केनो है, ठीक है। एक्चुअली क्या है ना, रशिया दोस्तों मतलब अगर आप देखेंगे पॉलिटिकली मतलब यूरोप का भी पार्ट है, और जो अगर जियोग्राफिकली देखेंगे आप तो एशिया का पार्ट हो जाता है, ठीक है। तो माउंट एल्ब्रस मतलब एक पहाड़ है जिसको मतलब इन्होंने, तेगवीर सिंह एक बच्चा है 6 साल का, 9 महीने 4 दिन का, उसने मतलब सब मतलब वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है सबसे कम उम्र में चढ़ने के लिए, इसके ऊपर मतलब क्लाइंब करने के लिए, स्केल करने के लिए, ठीक है, सक्सेसफुली। तो ये यंगेस्ट माउंटेनर बने हैं, ठीक है, तेगवीर सिंह। अब माउंट एल्ब्रस के बारे में जान लीजिए, ये हाईएस्ट पीक है रशिया और यूरोप दोनों का, पार्ट ऑफ कॉकासस माउंटेन है, ठीक है। और डोरमेंट वोल्केनो है ये, कौन सा, माउंट एल्ब्रस, ठीक। उसके बाद अगला न्यूज़ क्या है दोस्तों, अगला न्यूज़ जो कि मैं आपको मैप में दिखा देता हूँ। तो दोस्तों जैसे आप लोग देख रहे हैं ना, ये हमारा प्यारा भारत मान, इसी के ऊपर में ये देखिए कॉकासस रीजन है ना, इसी में नीचे में आप आएंगे तो देखिए ये एल्ब्रूस माउंटेन रेंज है, ये यूरोप और मतलब एशिया का सबसे हाईएस्ट पीक आप मान लीजिए, ठीक है, मतलब यूरोप और रशिया का, ठीक। अब अगला न्यूज़ क्या है दोस्तों, अगला न्यूज़ है मैनेजमेंट इफेक्टिवनेस इवैल्यूएशन इंडेक्स 2025। ये अभी हाल फिलहाल में आया है, इसको मतलब रैंकिंग दी गई है, मतलब कौन मतलब अपने नेशनल पार्क हो गए या प्रोटेक्टेड एरिया हो गया या टाइगर सफारी मतलब टाइगर रिजर्व हो गया है ना, इस तरह के एरियाज को कौन सबसे अच्छा मतलब मैनेज कर रहा है, उनको प्रोटेक्ट करने में काम कर रहा है, ठीक है, अच्छी पॉलिसी बना रहा है, उसके ऊपर मतलब इनको रैंक दिया जाती है। तो उस हिसाब से नंबर 1 पे है केरला, सेकंड पे है कर्नाटका, थर्ड पे है पंजाब और फोर्थ पे है हिमाचल प्रदेश। और ये जो डाटा अभी आया है दोस्तों, ये 2020 से 25 तक का इवैल्यूएशन करके लाया गया है, ठीक है। अब यूटीज में अगर नंबर 1 पे देखेंगे तो चंडीगढ़ है, ठीक है, और लास्ट में देखेंगे तो लद्दाख है, ठीक है। किसके द्वारा रिलीज किया था, ऑब्वियस सी बात है, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, ठीक है। अगला न्यूज़ क्या है दोस्तों, अगला न्यूज़ है NIPCC, इसका फुल फॉर्म क्या है दोस्तों, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक कॉपरेशन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। एक्चुअली ये न्यूज़ में इसलिए क्योंकि इसका अभी नाम चेंज कर दिया गया, अब इसका नया नाम क्या है दोस्तों, सावित्रीबाई फुले नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, ठीक है, ये इसका नया नाम है, ठीक है। अब इनका नाम मतलब रखा गया सावित्रीबाई फुले के ऊपर, ठीक है। और थोड़ा सा आप जान लीजिए सावित्रीबाई फुले कौन है, कौन थी, मतलब ये सोशल वर्क की थी, मतलब समाज कारिका जो होती है ना, समाज को उत्थान के लिए जो काम करती हैं, इन्होंने मतलब सत्य शोधक समाज का स्थापना किया था अपने पति मतलब ज्योतिराव फूले के साथ मिलकर, ठीक है। कब किया था, 1873 में, ठीक है। ये पहली मतलब मॉडर्न इंडिया की पहली फीमेल टीचर थी, ठीक है। और अगर आप देखेंगे मतलब अब जैसे कि नाम तो चेंज हो गया है, सावित्रीबाई फूले नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, तो इसका थोड़ा सा आप जान लीजिए पुराना रिकॉर्ड क्या है। तो ये कब स्टैब्लिश हुआ था, 1966 में हुआ था, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है, वर्क फॉर डेवलपमेंट ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रन। ऊपर तो और ध्यान रखिए सावित्रीबाई फूले कहाँ से बिलोंग करती थी, महाराष्ट्र से, ठीक है। अगला न्यूज़ है दोस्तों, 3 योजनाएं हैं जो बिहार ने अभी हाल फिलहाल में लॉन्च की है। तो उसमें से एक पहली योजना क्या है, मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना। इसमें क्या है कि मतलब लॉन्च किया बिहार गवर्नमेंट ने, इसमें क्या है कि फाइनेंशियल हेल्प देंगे उन युवाओं को जो इंटर्नशिप में लगे होंगे, मतलब इंटर्नशिप कर रहे होंगे, ठीक है, पर उन्हीं को दिया जाएगा जो कि स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम के थ्रू ट्रेन हुए होंगे, ठीक है। ध्यान रखना, ये स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम मैंने आपको पिछले सेशन में बताया था, एक बार आप जाके देखिए जरूर, नहीं तो बताइए मेरे को इसके बारे में, ठीक है, कमेंट बॉक्स में, ठीक है। ये कितने महीने का प्रोग्राम है दोस्तों, जैसे कि कोई भी मतलब इंटर्नशिप कर रहा है 3 महीने का हो या फिर 12 महीने को, उस हिसाब से इसको इंटर्नशिप दिया जाएगा। इंटर्नशिप कितना दिया जाएगा तो वो उसके क्वालिफिकेशन पर मैटर करेगा। अगर वो 12वीं पास है तो उसको 4000 पर महीना दिया जाएगा, अगर ITI या डिप्लोमा पास है तो उसको 5000 पर महीना दिया जाएगा, अगर ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट है तो उसको 6000 रुपया पर महीना दिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगली योजना कौन सी निकाली है बिहार ने,
तो अगली योजना है मुख्यमंत्री कलाकार पेंशन योजना। ये एक्चुअली क्या है, जो भी मतलब कलाकार हैं जो कि मतलब ट्रेडिशनल वर्क में लगे हुए हैं, ट्रेडिशनल आर्ट में लगे हुए हैं, ठीक है, और उन्होंने कम से कम 10 साल तक मतलब कंट्रीब्यूट किया उस ट्रेडिशनल आर्ट में, उनको एक समथिंग अमाउंट दिया जा रहा है, ठीक है। अभी किसके द्वारा, बिहार गवर्नमेंट द्वारा पेंशन कितना दिया गया, 3,000 रुपये पर महीना उन आर्टिस्ट को, ठीक है। एलिजिबिलिटी क्या है, उसकी एज 50 साल या उससे ज़्यादा होनी चाहिए और उसकी एनुअल इनकम जो है 1.2 लाख से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ये उसके बराबर हो चलेगा पर उससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और एक और एलिजिबिलिटी है कि उन्होंने 10 साल दिए हों किसी ट्रेडिशनल आर्ट में, ठीक है, कम से कम, ठीक। उसके बाद तीसरी योजना क्या निकाला है बिहार गवर्नमेंट ने, तो तीसरी है मुख्यमंत्री गुरु शिष्य परंपरा योजना, ठीक है। ये भी बिहार गवर्नमेंट के द्वारा है। इसमें बस इतना है कि जो भी मतलब आर्ट हैं जो कि मतलब काफ़ी रेयर हैं या फिर इंडेंजर्ड है, विलुप्त होने के कगार पे हैं, है ना, तो उनको मतलब प्रमोट करने के लिए इस मतलब योजना को लाया गया बिहार गवर्नमेंट द्वारा, मुख्यमंत्री गुरु शिष्य परंपरा योजना, ठीक है। अगली न्यूज़ क्या आ जाती है दोस्तों, अगली न्यूज़ है महायोगी गुरु गोरखनाथ आयुष यूनिवर्सिटी। अब इसमें योगी आ रहा है तो ध्यान लीजिए, योगी आदित्यनाथ जी है ना, तो मतलब समझ लीजिए यूपी से है ना। ये कहाँ को है, मतलब यूनिवर्सिटी आई है, ये है यूपी में अभी बनाया गया है। इसका इनॉग्रेशन एक्चुअली हुआ है अभी, प्रेसिडेंट मुर्मू जी ने किया है इसका इनॉग्रेशन। इसका काम क्या होगा, मतलब जो भी मतलब ट्रेडिशनल मेडिकल सिस्टम है उसको प्रमोट करेगी, और ये मतलब जो भी मतलब कॉलेज मतलब ट्रेडिशनल मेडिकल सिस्टम में मतलब या फिर मतलब पढ़ाएंगे, मतलब जैसे आयुष में पढ़ाएंगे, उनको एफिलिएट भी करेगा करीब 100 से ज़्यादा कॉलेजेस को, ठीक है। अब आयुष क्या है दोस्तों, आयुष क्या है कि इंडिया की प्राचीन और मतलब अल्टरनेटिव मेडिकल सिस्टम है, ठीक है। और मतलब ये किस लिए है, तो ये प्रमोट करता है मतलब इसी चीज़ को, आयुष में अगर देखेंगे क्या क्या आ जाता है, तो आपका आयुर्वेदा हो गया, योगा एंड नेचुरोपैथी हो गया, यूनानी हो गया, सिद्धा हो गया, होम्योपैथी। इसी को प्रमोट करने के लिए आयुष को, मतलब यही जो ट्रेडिशनल से मेडिकल सिस्टम है, इसको प्रमोट करने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ आयुष की स्थापना हुई थी 2014 में, ठीक है। अभी इसके करंट मिनिस्टर कौन है, प्रताप राव गणपत राव यादव। इसके बाद अगला न्यूज़ क्या है, सूरीनेम। इसको एक बार मैप में देख लेते हैं हम लोग। जैसे कि दोस्तों मैप में आप देख रहे हैं, ये है आपका साउथ अमेरिका, ठीक है। अब इसी में अगर ये आप देखेंगे मतलब नॉर्थ साइड में साउथ अमेरिका के, तो ये है सूरीनेम। इसका मतलब कैपिटल क्या है, पारामारिबो, ठीक है। इसके ऊपर में अटलांटिक हो गया। अब अगर इसके मतलब ईस्ट में देखेंगे तो फ्रेंच गुयाना हो गया, ये मतलब फ्रांस की टेरिटरी है। उसके बाद अगर आप इसके वेस्ट में देखेंगे तो गुयाना हो गया, और नीचे में तो ब्राज़ील है पूरा साउथ में, ठीक है। अब ये अभी हाल फिलहाल न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि अभी WHO ने, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इसे मलेरिया फ्री घोषित कर दिया, और ये दुनिया की 46वीं कंट्री बनी है जो मलेरिया फ्री हुई है, ठीक है। कहाँ पे है, तो साउथ अमेरिका में एक कंट्री है, और वही पैरामारिबो का मतलब मैंने आपको बताया कैपिटल है। प्रेसिडेंट कौन है, चान संतोखी, ठीक। उसके बाद अगला न्यूज़ क्या आया था दोस्तों, अगला न्यूज़ है आपका इंडिया की पहली इंडिजीनियसली डेवलप्ड फोटोनिक रडार, मतलब वो रडार जो कि मतलब फोटोन्स पे काम करेगा, मतलब लाइट का यूज़ करके जो काम करेगा। पहले वाले रडार क्या थे, वो रेडियो वेव्स का यूज़ करते थे ना, तो मतलब जो मतलब अगर मान लीजिए स्टील्थ टेक्नोलॉजी यूज़ की, स्टील्थ मतलब जो रडार की मतलब जिन चीज़ों को रडार डिटेक्ट नहीं कर सकता है ना दोस्तों, उसे स्टील्थ मतलब टेक्नोलॉजी बोला जाता है, जो कि हाल फिलहाल में मतलब जो सी सबमरीन हो गए या फिर रॉकेट हो गया या फिर मतलब हेलीकॉप्टर हो गए, इन सब में यूज़ किया जा रहा है, मतलब एडवांस वॉरफेयर में यूज़ कोई हो जा रहा है ना, तो उसी को मतलब डिटेक्ट करने के लिए अगर मान लीजिए, तो अगर फोटोनिक रडार है तो वो उनको भी डिटेक्ट कर लेगा, बस इतना ही ध्यान लीजिए, ठीक है। अब ये किसके द्वारा डेवलप किया गया है, तो मतलब एक इलेक्ट्रॉनिक्स एंड रडार डेवलपमेंट है, ये एक तरह से एक लेबोरेटरी है जो DRDO के अंडर में काम करती है, इसने मतलब इसको डेवलप किया है। अब फोटोनिक रडार मैं आपको बता रहा था, जैसे कि ट्रेडिशनल रडार में क्या होता था, रेडियो वेव्स यूज़ करते थे, मतलब वेव्स भेजा, टकरा के वापस आते, डिटेक्ट हो जाता है, ठीक है। अब इसमें क्या है, सिग्नल भेजा और रिसीव किया जाएगा किसकी मदद से, लेजर की मदद से या फिर ऑप्टिकल फाइबर्स की मदद से, ठीक है, जो कि यूज़ करता है लाइट की टेक्नोलॉजी, मतलब लाइट को यूज़ करते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या है कि जो स्टील टारगेट होते हैं, जो मतलब अगर मान लीजिए कोई ऐसा चीज़ है आसपास जो मतलब स्टील है, मतलब जो ट्रेडिशनल रडार के कब्जे मतलब ट्रैक में नहीं आ सकता है, तो उसको भी पता कर सकता है। और सबसे बेस्ट पार्ट क्या है, इसको जैम नहीं कर सकते, मतलब आप इसको मतलब खराब नहीं हो सकता किसी और चीज़ से, ठीक है, कोई इसको मतलब करप्ट नहीं कर सकता है, ठीक है। और इसमें क्या है कि ये कम से कम इलेक्ट्रिसिटी का भी यूज़ करेगा, ठीक है, एनर्जी एफिशिएंट भी होगा एक तरह से। अब DRDO के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। DRDO डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना 1958 में हुई थी। इसकी मतलब हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है, और चेयरमैन अभी इसके हाल फिलहाल कौन है, समीर V कामत। अब अगला न्यूज़ क्या है दोस्तों, अगला बहुत हंसी वाला न्यूज़ है दोस्तों। पाकिस्तान को मतलब UNSC यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में प्रिसाइड करने के लिए मिला है जुलाई 2025। हर महीने अलग अलग मतलब लोग प्रिसाइड करते हैं, मतलब इसके मतलब क्वालिफिकेशन के हिसाब से नहीं दिया गया दोस्तों, ये एक्चुअली बस ये अल्फ़ाबेट के हिसाब से मतलब इसमें प्रिसाइड करते हैं कंट्रीज, ठीक है। तो इस बार मतलब जैसे जुलाई में 2025 में ये कर रहा है, तो मतलब अगस्त में पनामा कंट्री हो जाएगी, ठीक है। हम लोग को बस जानने वाली बात क्या है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल होता क्या है दोस्तों। ये यूनाइटेड नेशन की जो 6 ऑर्गन्स हैं उनमें से एक है, ठीक है। इसकी स्थापना जो हुई थी 24 अक्टूबर 1945 में हुई थी, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है दोस्तों, तो न्यूयॉर्क सिटी, उत्तर मतलब यूनाइटेड स्टेट्स में अमेरिका में है, ठीक है। इसका काम क्या है कि वर्ल्ड वाइड दुनिया में पीस और सिक्योरिटी को मेंटेन करने के लिए काम करता है, ठीक है। ये
इसके अलावा भी जनरल असेंबली में जो भी नए मेंबर जाते हैं ना, उनको भी रिकमेंड करता है, और कोई अगर रूल चेंज करना हो यूनाइटेड नेशन में तो वो भी काम यही करता है, ठीक है। इसके टोटल 15 मेंबर होते हैं, जिसमें 5 परमानेंट होते हैं और 10 नॉन परमानेंट होते हैं। ये चेंज होते रहते हैं, परमानेंट चेंज नहीं होते हैं। ये 5 परमानेंट मेंबर कौन से हैं? चाइना हो गया, फ्रांस हो गया, यूनाइटेड किंगडम हो गया, यूएसए हो गया और रशिया, ठीक है। अगला न्यूज़ क्या है दोस्तों? अगला न्यूज़ है सिगाची इंडस्ट्री। ये एक्चुअली हाल फिलहाल में ध्यान रखिए दोस्तों न्यूज़ में, इसलिए क्योंकि यहाँ पे ब्लास्ट हुआ है। ये एक मतलब इंडस्ट्री है जहाँ पे एक केमिकल बनाया जाता है, इसका नाम है माइक्रो क्रिस्टलाइन सेलुलोज, ठीक है। इस चीज़ का मैन्युफैक्चरिंग होती थी, ठीक है। ये उतना घातक नहीं है दोस्तों, पर इसके बनाने का प्रोसेस जो है वो काफ़ी मतलब डेंजरस होता है, ठीक है। तो इसने क्या किया कि 36 लोगों मतलब वर्कर्स वहाँ पे मर गए। कहाँ पे है ये सिगाची इंडस्ट्री? तो ये हैदराबाद तेलंगाना। प्लेसेस इस न्यूज़ में क्वेश्चन बन जाते हैं दोस्तों, ठीक है। ये बोला कारण क्या बताया जा रहा है कि यहाँ पे मतलब जो है कि इक्विपमेंट फेलियर हो गया था और जिसने क्रिएट कर दिया था एबनॉर्मल टेम्परेचर, जिसकी वजह से ब्लास्ट हो गया था। अब एमसीसी वही बता रहा हूँ दोस्तों, एक केमिकली इनर्ट मतलब ये रिएक्ट नहीं करेगा किसी से, नॉन टॉक्सिक सब्सटेंस यूज्ड इन फार्मा, फूड और कॉस्मेटिक्स, पर इसका प्रोडक्शन करने में जो मतलब प्रोसेस होता है वो काफ़ी हजार्डस है, ठीक है। फिर अगला न्यूज़ है, थोड़ा हिस्ट्री के बारे में हम लोग जान लेते हैं कि मतलब जो स्पोर्ट्स पॉलिसी बनी है इंडिया की, उसकी हिस्ट्री और पॉलिसी पर्सपेक्टिव क्या है। तो थोड़ा सा बस आप जान लीजिए। 1951 पहला था जब इंडिया ने पहली बार फर्स्ट एशियन गेम को होस्ट किया था नई दिल्ली में, ठीक है। 1954 में किस चीज़ का फॉर्मेशन हुआ था? AICS, ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ स्पोर्ट्स, जो कि जितने भी फेडरेशन है उनको एडवाइस करने का और फंड करने का काम करती है, ठीक है। उसके बाद 1982 में एशियन गेम्स हुए दिल्ली में, ठीक है। फिर 1984 में, ये डेट थोड़ा इंपॉर्टेंट है, 1984 में पहली नेशनल स्पोर्ट्स पॉलिसी लॉन्च हुई थी, ठीक है। और 1986 में स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया क्रिएट किया गया था। अब स्पोर्ट्स की इंटीग्रेटेड इनटू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी कब? 1986 में ही, मतलब नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में भी स्पोर्ट्स को इंक्लूड कर दिया गया था। फिर 1997 में क्या हुआ था? एनएसपी के लिए मतलब मतलब जो आपका नेशनल मतलब ये स्पोर्ट्स पॉलिसी था, है ना, इसमें क्या किया गया? बोला गया कि मतलब इसको डिसेंट्रलाइजेशन कर लो, मतलब जो भी मास स्पोर्ट्स होंगे वो स्टेट्स कराएगा और सेंटर जो है इलाइट स्पोर्ट्स जो भी मतलब बहुत इंपॉर्टेंट होगा वो कराएगा, ठीक है। पर ये इंप्लीमेंट नहीं हुआ, ठीक है। फिर 2000 में क्या हुआ? मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स क्रिएट किया गया, ठीक है। 2001 में इसी नेशनल स्पोर्ट्स पॉलिसी को रिवाइज किया गया, ठीक है, फॉर एक्सीलेंस एंड पार्टिसिपेशन। 2011 में नेशनल स्पोर्ट्स डेवलपमेंट कोड इंट्रोड्यूस किया गया, ठीक है। किस चीज़ के लिए? टू रेगुलेट नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन को रेगुलेट करने के लिए, ठीक है। फिर 2014 से 2020 में काफ़ी मतलब योजनाएं लाएगी, जैसे मतलब खेलो इंडिया, फिट इंडिया मूवमेंट एक्सेट्रा। और 2025 में दोस्तों ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि एनएसपी 2025 में खेलो भारत नीति के ऐलान किया गया। इससे क्या होगा? जो इंडिया मतलब बिड कर रहा है ना ओलंपिक कराने के लिए इंडिया 2036, इसमें क्या है कि खेलो भारत नीति का ऐलान किया गया किसके साथ? इंडिया का जो मतलब 2036 ओलंपिक कराने का मतलब एक नजरिया है ना, कि अगर मान लो उसकी बिडिंग हो गई तो मतलब उसको कराने में ये वाली नीति काफ़ी काम आई है, ठीक है। और कुछ गवर्नमेंट स्कीम्स भी काफ़ी इसमें मतलब इस चीज़ को अचीव करने में काम आई थी, जैसे कि मान लीजिए टॉप्स हो गया। टॉप्स में क्या था दोस्तों ने, जो भी ओलंपिक में खिलाड़ी जाते हैं उनके परफॉर्मेंस को बढ़ाने के लिए इस योजना को लाया गया था। कब लाया गया? 2014 में। इसका फुल फॉर्म है टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम, मतलब इन्हीं एलाइट एथलीट्स को अच्छी ट्रेनिंग, कोचिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर देके मतलब आगे बढ़ाया जाएगा, ठीक है। अगला क्या है? खेलो इंडिया। इसको लॉन्च किया गया था 2017 में, ठीक है। इसका क्या है? मतलब जो भी टैलेंटेड लोग हैं, मतलब बच्चे हैं, उनको मतलब आइडेंटिफाई करना और ग्रास रूट्स मतलब जो प्रमोशन है स्कूल या यूनिवर्सिटी में, वहीं से इनको करके इनको मतलब जो इनका मतलब आप समझिए टैलेंट है उसको निखारना, ठीक है, आगे चल के जैसे इंडिया के लिए मेडल ला सकें। उसके बाद अगला क्या था? फिट इंडिया। ये एक तरह से अवेयरनेस प्रोग्राम था जो कि लोगों को फिट करने के लिए और एक्टिव बनाने के लिए किया गया था। कब? 2019 में, ठीक है। चलिए ठीक है दोस्तों, फिर यही था आज का करंट अफेयर। मिलते हैं कल, है। थैंक यू।